हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट वालों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 5 यानी कि पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत नामक जो चैप्टर है, मैं वही चैप्टर आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, मैं लास्ट में आप लोगों को 10 क्वेश्चंस भी दूंगी। पहले इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए। विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। तो मैं पहले आपको विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत के बारे में बताती हूँ। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास के विभिन्न अवस्था में बालक विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनका अध्ययन कर कई मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों में जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग, वाइगोत्स्की नाम के वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, जिसको नोट डाउन करना है वो मैं बोलते चल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, और जो देख रहे हैं वो ध्यान से जिन्हें नहीं नोट डाउन करना है वो बस ध्यान से देखते चलेंगे वीडियो को। ओके, तभी तो वो लास्ट के मेरे 10 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए, जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। पहले मैं इसकी अवस्थाओं के बारे में आपको बताती हूँ, फिर मैं सिद्धांत बताऊँगी। चलिए, जीन पियाजे का पहले मैं आप लोगों को परिचय देती हूँ। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालकों में बुद्धि एवं विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ओके, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? समावेशन। ठीक है ना। ओके, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि और का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे के बालकों में बुद्धि का इस प्रकार क्रमिक विकास संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम एवं विशेषताएं नीचे की सारणी में दी गई है। चलिए, मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ। नंबर 1 है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो
11 वर्ष से आगे तक होती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक अवस्था को मैं डिफाइन करते हुए चलती हूँ। ओके, पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती। इंद्रिय जनित का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जब बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं तो वह आँख, कान, हाथ पैर उनके इन सब चीज़ों से जो काम करते हैं उसे कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जैसे भूख लगने पे वे रोते हैं, दर्शाते हैं, रोकर दर्शाते हैं। और कोई चीज़ जैसे एक खिलौना रखा है तो उसे पकड़ने के लिए वो चादर को खींचेंगे तब उस चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए, भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है, ठीक है। जिन वस्तुओं को ये प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। बच्चे जो अपने सामने चीज़ों को देखते हैं बस वही चीज़ों को वो जानते हैं, ठीक है ना। जिन वस्तुओं को इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थिति खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है, ठीक है। चलिए, नंबर 2 हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब वो कुछ ना कुछ 2 से 7 वर्ष का बालक पहले स्टार्टिंग में पापा कह के बुलाएगा, पापा, बुआ, बाबा, ऐसे कैसे मम्मा स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद वो पहले जब वो पापा सीखता है तो बस सबको पापा ही बुलाता है। बाद में धीरे धीरे वो सिर्फ अपने पापा को ही पापा कहता है। तो वो धीरे धीरे शब्दों को बढ़ाते हुए चलता है अपने, ठीक है ना। हाँ, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था में बालक नई सूचना और अनुभवों का संग्रह करता है। वो पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। ओके, चलिए, हमारा नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। मतलब बालक कोई भी चीज़ को देखकर वो कुछ भी तर्क करता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये कब होती है, ये क्यों होती है, ये कैसे होती है, ये कहाँ होती है। किसी भी चीज़ को अपने मन में प्रश्न करके सोचने लगता है और दूसरों से पूछने लगता है। चलिए, नेक्स्ट नंबर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से 7 वर्ष तक है। ओके, चलिए इस टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ। 11 वर्ष से आगे तक है, 11 वर्ष से आगे तक है यह अवस्था। 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है।
इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। क्या करने लगता है? अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर की संक्रियात्मकता का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अमूर्त का मतलब है जो हम अपने दिमाग में जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, जो हम सोचते हैं और जो हम सोचकर करते हैं। ठीक ना? मूर्त तो जो होता है वो ठोस वस्तु के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता है, लेकिन अमूर्त जो होता है वो क्या होता है? आप लोग बताइए। जो अमूर्त होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, वो होता है। ठीक है ना? जैसे चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, समस्या समाधान, हम जो सोच के अपनी समस्या का समाधान करते हैं वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता है। प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों, उपनामों आदि का बोध है। ओके दोस्तों, ये पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और स्किनर, थॉर्नडाइक जो भी हैं, इन सब के मैं जब सिद्धांत बताऊंगी तो मैं आप लोगों को एक अलग सा वीडियो बना के उसमें दूंगी। ठीक है ना? चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। तो जीन पियाजे के और अन्य सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है निर्माण और खोज का सिद्धांत। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है। मतलब जैसे हम किसी की चीज़ों को देख के कॉपी करेंगे तो वो हमारा खोज करना थोड़ी ना हुआ। वो हम जो खुद से सोचते हैं, खुद से बनाते हैं, वो हमारी कोई चीज़, नई चीज़ हम सोचते हैं तो हमारा वो निर्माण और खोज का सिद्धांत। नवीनता या खोज को उद्दीपक, अनुक्रिया, सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है कार्य क्रिया का अर्जन। तो मैं आप लोगों को इस पॉइंट के बारे में बताती हूँ। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना तथा 2 टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया। जैसे क्रिएटिविटी, कोई हम नई चीज़ करते, कोई चीज़ हम क्रिएट करते हैं। जैसे कोई एक खिलौना हुआ, उसे हम तोड़ दिए, बच्चे जो होते हैं छोटे, वो खिलौने को तोड़ देते हैं, फिर उसको अपने आप ही पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहाँ पुनः पहुँच सकते हैं जहाँ से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। ओके, तो बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए 2 तथ्य आवश्यक है: सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचार और क्रिया को नए विचारों और वस्तु में फिट करना। ओके दोस्तों, चलिए, तो ये हमारे
सेकंड साइकोलॉजिस्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था। तो चलिए हम पहले इसके बारे में आपको बताते हैं, पहले इनकी अवस्थाओं के बारे में आपको बताते हैं, फिर हम एक एक करके एक्सप्लेन करते चलते हैं। ओके, तो बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित या सार्वभौमिक स्तर तथा अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये अवस्थाएं या स्तर इस प्रकार हैं। नंबर 1 पूर्व नैतिक अवस्था स्तर, नंबर 2 परंपरागत नैतिक स्तर, नंबर 3 आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। ओके, तो पूर्व नैतिक अवस्था या स्तर बालक 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, परंपरागत नैतिक अवस्था या स्तर 10 तथा 13 वर्ष के दौरान में एवं आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर या अवस्था वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के वर्गीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो निम्न प्रकार के वर्गीकरण द्वारा बालकों के नैतिक या चारित्रिक विकास की प्रमुख स्तर या अवस्थाएं तय की जा सकती है। तो जैसे पूर्व नैतिक अवस्था है, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना है अवस्था एवं आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है। तो चलिए हम दोस्तों पहले टॉपिक पे चलते हैं, पूर्व नैतिक अवस्था। पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है, पूर्व नैतिक अवस्था। ओके, इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता या चारित्रिक मूल्य को धारण करने की बात ही नहीं उठती, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं होता कि उसे ऐसा करने से किसी अन्य को नुकसान या परेशानी होगी। जैसे 2 वर्ष का बच्चा जो भी करता है वो ये नहीं सोचता है किसी को नुकसान है या किसी को फ़ायदा है, किसी को इससे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, वो इन सब चीज़ों को नहीं सोचता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह बात उसकी समझ से बाहर होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं तथा संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता और परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी का मालिक बनकर इच्छित व्यवहार करने की जिद पकड़ता है। मतलब उसे जो चाहिए होता है तो चाहिए, उसे जो काम करना है तो करना है, वो जिद कर लेता है। उसे ये समझ नहीं होती कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों मना कर रहे हैं इस काम को करने से। ओके, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण हैं। जैसे नंबर 1 मैं आपको बताते चलती हूँ, आत्म केंद्रित चरण। नंबर 2 दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। नंबर 3 यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण। नंबर 4 परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण। नंबर 6 अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। नंबर 7 सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखीकरण। नंबर 8 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्वकेंद्रित अवस्था। क्या है? स्वकेंद्रित अवस्था। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यावहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्वयं यानी आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। ओके, चलो दोस्तों, मैं अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे देती हूँ। 2 दिन आपको रिवाइज करने का समय होता है। और दोस्तों CDP के अलावा अगर आप लोगों को EVS की क्लास देखनी है तो मेरी अर्चना मैम 9 से 10 बजे तक देती हैं। 1 घंटे का उनका लेक्चर होता है 9 बजे से 10 बजे तक। और उसके बाद आपको अगर मैथ देखना हो तो मेरे प्रदीप सर हैं, वो 10 से 11 बजे तक आपको मैथ की क्लास देंगे। एक बार मेरी इस टीम से जुड़ के देखिए
आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। ठीक है ना। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों को का अहित होगा या ठेस पहुँचेगा। मतलब वो जानने लगता है हमारे क्या चीज़ बोलने से किसी को बुरा लग सकता है, क्या बोलने से किसी को अच्छा लग सकता है, वो उसी हिसाब से करता हुआ चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आप लोग को जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन करें, और जो सिर्फ देख रहे हैं बस वीडियो को अच्छी तरह से देखते चलें। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना प्रादुर्भाव हो जाता है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। ठीक है ना। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ठीक है ना। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति विद्रोही रुख अपनाने को उकसाती है। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है आधारयुक्त आत्मचेतना। क्या है? आधारयुक्त आत्मचेतना। चलिए मैं पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ। आधारयुक्त आत्मचेतना वो होती है जो नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव हो पाता है। अब यहाँ जिस प्रकार की नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्ति विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रभाव मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। ओके, तो इसमें नैतिक और चारित्रिक विकास चरम सीमा पे हो जाती है। ये नैतिक और चारित्रिक विकास की अवस्था है। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। तभी तो एक सामाजिक प्राणी होता है, जो अपने समाज में देखता है, जो सुनता है, जो बैठता है, उठता है, जो सीखता है अपने समाज में, वही सब वो करता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो इसका उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है।
जन्म से थोड़ी ना सामाजिक हो जाता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है, उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों की हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य की जाति सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती है। अब छोटे बच्चों से जो समाज में निकले नहीं, समाज के बारे में जानते नहीं हैं, हम उनसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? समाज के बारे में हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और जब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है, ठीक है ना। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियाँ अविवाहित समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग आदि का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इसमें वे अपनी साथियों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं एवं अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। शिक्षक का इस कार्य में केवल निर्देश प्राप्त होता है, यह वह कक्षा पर कठोरता से नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि बच्चों की स्वतंत्रतापूर्वक सोचने एवं समस्या का समाधान करने का अवसर प्राप्त करता है। शिक्षक का रवैया केवल सहयोगात्मक एवं निर्देशात्मक होता है। ओके, तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं कराती हूँ और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए। क्वेश्चन 1, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? नंबर 1, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन 4, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी अभी आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन 1, फर्स्ट, सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ऑप्शन 2, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार परिवर्तित करना। ऑप्शन 3, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऑप्शन 4, अनुकूलन की क्रियाएं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट कीजिए। बताइए, जो भी आपको आ रहा है बताइए। ऑप्शन 4, अनुकूलन की प्रक्रिया है।
चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन फर्स्ट, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक एवं अयोग्यता। ऑप्शन टू, उच्च स्तर का प्रशिक्षण, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। ऑप्शन थ्री, व्यक्तिगत कल्पित तथा कथा। ऑप्शन फोर्थ, विचार की अनुत्क्रमणीयता। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन फोर, विचार की अनुत्क्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर 4, कोलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन सेकंड, कोलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन थ्री, कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन फोर, कोलबर्ग एवं पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में साथ प्रस्तुत करना? ऑप्शन फर्स्ट, विकास अधिगम से स्वाधीन है। ऑप्शन सेकंड, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन थ्री, विकास प्रक्रिया विकास अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन फोर, विकास अधिगम का समानांतर। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट कीजिए। हाँ, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन सेकंड, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन थ्री, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन फोर, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फोर्थ, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने से संबंधित है? ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी, E.F. स्किनर। ऑप्शन फोर्थ, यूरी ब्रोनफेल्डर। ऑप्शन फोर्थ, लेव वाइगोत्स्की। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। लेव वाइगोत्स्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने की सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे?
ऑप्शन फर्स्ट पारंपरिक, ऑप्शन सेकंड पूर्व प्रारंभिक, ऑप्शन थर्ड उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन फोर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर पारंपरिक। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन ए साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व। ओके, चलिए हम लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन 1 संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, ऑप्शन 3 यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ऑप्शन 4 स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी, तो आई होप कि आप लोग रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए फिर दोस्तों हमारी संस्था से ऑफलाइन क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।